सभी लोग भी अगर ये सोच रहे हैं कि हमने अभी रिसेंटली हमारा एग्जामिनेशन दिया है और अब हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट देखेंगे, फिर उसके बाद में हम स्ट्रैटेजाइज करेंगे कि नेक्स्ट हमारा मूव क्या होना चाहिए। अगर आप भी उस पोजीशन में बैठे हैं तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक वेकअप कॉल। वेकअप कॉल इस चीज़ को लेकर कि अगर आप सभी लोगों ने नेट एग्जामिनेशन दे दिया है और आपको ऐसा लगता है कि आपका अच्छा स्कोर आने वाला है तो भी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैंने नेट एग्जामिनेशन आगे जाके देना है या जो मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग तो सिलेक्शन नहीं होगा और आगे जाके जो है मुझे सिलेक्शन लेना है, तो भी आप एक किसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर हम क्या करें हमारे नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को देने के बाद या क्वालिफाई करने के बाद में, तो हमारे दिमाग में जो चीज़ें होनी चाहिए, जो सारी चेकलिस्ट होनी चाहिए, वो मैं आप सभी लोगों से आज डिस्कस करने आई हूँ। सो वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। अगर आप लोग अभी तक इस फैमिली का पार्ट नहीं बने हैं तो जल्दी से वो लाल बटन दबा दो सब्सक्राइब का और बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ना सिर्फ यूजीसी नेट बट उसके बियॉन्ड का जो आप लोगों का जर्नी है वो मैं अपनी पूरी टीम के साथ लेके आती हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ कि पूरी टीम के अंदर चाहे वो एजुकेटर्स हो या वो हमारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स हो, सभी लोग जेआरएफ हैं, सभी लोग जो है वो पीएचडी कर रहे हैं, उनमें से कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो भी उनका क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है वो हम लोग लेकर यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो चीज़ें आप लोग क्वालिफाई करने के बाद आपको करनी चाहिए या आपको ऐसा लगता है कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है और ड्यूरिंग आपको द टाइम द टेन्योर जो अभी आप सिर्फ बिता रहे हो या काट रहे हो उसमें आपको कर लेना चाहिए, वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको अपने प्रपोजल मेकिंग पर काम कर लेना चाहिए। चाहे आप कैटेगरी 3 से भी पास होते हो, यानी ओनली पीएचडी कैटेगरी से भी पास होते हो, तो भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल पर काम करो। नॉट जस्ट दैट, मैं ये सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाइड बच्चों के लिए नहीं, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ जिन्होंने अभी अपना मास्टर्स किया है और वो अभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। इनफैक्ट उनके लिए भी मैं आपको बता सकती हूँ कि आप सभी लोगों को अपने रिसर्च प्रपोजल मेकिंग पर काम कर देना चाहिए। अब रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना होता है, शुरुआत यहीं से आती है। क्या करना होता है, सेंस ऑफ क्लैरिटी स्टूडेंट्स को नहीं होती है, तो मैं इस वीडियो में वो भी बता रही हूँ। 3 स्टेप का प्रोसीजर है, सिंपल, एक्चुअली 4 स्टेप का, कि आपको क्या 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 करना है। और मैं आपको कुछ फ्री वेबसाइट्स और फ्री रिसोर्सेज भी इस वीडियो में दूंगी जिससे आपकी हेल्प हो सकती है उन सभी स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द रिसर्च गैप। अगर आप मुझसे रिसर्च पढ़ते आए हो या कभी कोई रिसर्च की मेरी क्लास ली है या इन जनरल रिसर्च जानते हो, तो आपको पता होगा in order to do your literature review, in order to make a research proposal or to go and find something, a solution of a question जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, आपकी हाइपोथेसिस आपको बनानी है, तो उसके लिए रिसर्च गैप फाइंड आउट करना हम बोलते हैं। लिटरेचर रिव्यू गैप से ही फाइंड आउट होता है। एक पेपर और दूसरा पेपर जो कि पब्लिश हुए हैं बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव टाइम में, जो एक पेपर के कंक्लूजन्स होते हैं उनमें बहुत सारे सजेशंस लिखे होते हैं, और नेक्स्ट पेपर जो है जो कॉन्जिक्यूटिवली उसके जस्ट बाद आया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, वो उस सजेशन के बिहाफ पर अपना क्वेश्चन फ्रेम करके उसके बिहाफ पर अपनी पूरी रिसर्च करता है। ये जो गैप फाइंड करना होता है ना, यही आपका मेन टास्क है और यही आपका पहला टास्क है। अगर आपने सही तरीके से गैप फाइंड आउट कर लिया तो आपका बहुत इजीली रिसर्च प्रपोजल बन जाएगा। इनफैक्ट आप एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवा सकते हो, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद ही पेपर पब्लिश करवाया जा सकता है। आपकी मास्टर्स हो गई तो आप एलिजिबल होते हो अपना पेपर पब्लिश करने के लिए, तो आप अपना पेपर भी पब्लिश कर सकते हो। अब गैप कैसे फाइंड आउट करें, उसके कुछ फिजिकल प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को सजेशंस के लिए देखना है। सजेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि गूगल पर गए और हम सजेशन ढूंढने लगे, नहीं। आपको कोई ना कोई एक रिसर्च पेपर लेना है आपके इंटरेस्ट के टॉपिक पर, कुछ भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो सकता है, ट्रेडिंग को रिलेट कर सकते हो आप किसी से भी, सिक्योरिटी से अटैच कर सकते हो। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, मेरा मास्टर साइबर सिक्योरिटी में है, तो मैं साइबर सिक्योरिटी के भी किसी भी एरिया ऑफ स्पेसिफिकेशन पर जा सकती हूँ। कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक पे चली गई या डिल्फी हेलमैन की पे चली गई, कुछ भी एल्गोरिथम, कोई भी एल्गोरिथम मैंने चूज़ कर ली, मुझे उस एल्गोरिथम के बिहाफ पर कोई ना कोई एक पेपर चाहिए रहेगा। जब आप उस पेपर को पढ़ोगे तो उस पेपर के अंदर, जैसे आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इस पेपर के अंदर आप लोगों को मिलेगा कंक्लूजन, जो उस पेपर का लास्ट पेज होता है। वहां पर आपको कंक्लूजन एंड सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च या फ्यूचर रिसर्च करके एक पैराग्राफ मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। ये सजेशन जो है वो आपको फाइंड आउट करने आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बिहाफ पर, कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका, जो भी इंटरेस्टेड एरिया है उसके बिहाफ पर।
अब इसके लिए आपको ये रिक्वायर्ड होगा कि आप एक अच्छा पेपर पढ़ें, और अच्छा पेपर पढ़ने के लिए आपको ये रिक्वायर्ड होगा कि मैम वो पेपर मिलेगा कहाँ से, हम कैसे पेपर ढूंढें। तो मैं कुछ आप लोगों के लिए फ्री वेबसाइट्स है जो आपके यूजफुल हो सकती है। जैसे कि आपको रिसर्च रैबिट नाम की एक वेबसाइट मिलेगी, एलिसिट नाम की मिलेगी, रिसर्च हब नाम की मिलेगी। हम सभी लोग यूनिवर्सली जानते हैं गूगल स्कॉलर। अगर आप लोगों ने यूज़ नहीं किया है कभी तो सीधा जाइए गूगल पे टाइप करो गूगल स्कॉलर। सबसे घिसा पिटा या मैं कह सकती हूँ सबसे सिंपल ऑप्शन है। गूगल स्कॉलर पे जाओ, ये गूगल स्कॉलर रहा। जैसे मैंने एक सर्च करा साइबर अटैक्स और इनके टाइप्स मैंने सर्च किए, यहाँ पर दिया। अब आप सभी लोगों को ये देखना है कि आपकी रेंज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2024 से देखना चाहते हो कि 2024 से अब तक जो भी सारे के सारे पेपर पब्लिश हुए हैं, आप पेपर पब्लिश वाले पोर्टल पे पहुंच जाओगे और इसमें आप देख सकते हो जो भी आपका मन है या जो भी टॉपिक आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहते हो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट कि साइबर सिक्योरिटी अटैक का सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो मान लीजिए कि ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग लगने के अलावा जो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कोई भी पेपर पढ़ने से पहले, वो है उसका इम्पैक्ट फैक्टर। ये भी आप लोगों को याद रखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कितने लोगों ने इसे जो है वो अभी तक साइट किया है, ये आप पता लगा सकते हो। आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूडेड है। यानी कुल मिला के आप इस पेपर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से इसका इम्पैक्ट फैक्टर आपको दिख रहा है 5.7 है। तो इम्पैक्ट फैक्टर जिसका हाईएस्ट हो वो कोई भी एक पेपर आप चूज कर सकते हो यहाँ से। या फिर आपको पता ही है, हम लोग हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हैं डोज के बारे में, यानी कि आपका डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। इस जर्नल पे भी जा सकते हो, ये भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। आप जर्नल्स पे जा सकते हो, आप आर्टिकल्स पे जा सकते हो, सर्च कर सकते हो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना फील्ड लिखो, आपको क्या सर्च करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कि आपको सब्जेक्ट के बारे में या आपको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कोई भी फील्ड जो आपको सर्च करनी है वो यहाँ पर टाइप करो, सर्च कर लो। इस तरीके से आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो। ऐसी बहुत सारी होती है बट ये कुछ ऐसी जो मैंने पर्सनली देखी है तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इन पर जा सकते हो। अब जब आप इन पे गए और आपने सजेशन देखा, आपको पता लग गया कि अरे यार ये कंक्लूजन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, इस पर मैं फर्दर रिसर्च कर सकता हूँ, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब जो है आप जाओ और आपके लिटरेचर रिव्यू मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करो। देखो, फाइंडिंग द सजेशन इज वन थिंग। जो टास्क स्टार्ट होगा वो होगा कि इस सजेशन में जो लिखा है कि ये फ्यूचर रिसर्च की जा सकती है, अब इससे रिलेटेड आप क्या क्या रिसर्च कर सकते हो या क्या ऐसी चीज़ है जिस पर एक्चुअली में आप अपना हाइपोथेसिस बना सकते हो, आप अपना लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हो, या लिटरेचर रिव्यू के लिए लिटरेचर कौन सा स्टडी आपको करना चाहिए, या क्या आपको अभी पढ़ के अपने बिहाफ पर अपनी समरी लिखनी है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो जो एरिया आपने पकड़ लिया, वो जो सजेशन में आपने पॉइंट पकड़ लिया, पेपर में जो भी आपने गैप निकाला है, उससे रिलेटेड जो है अब आप क्या करो, लिटरेचर रिव्यू के लिए पहले लिटरेचर मैपिंग करो। जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से हम सभी लोग उसे माइंड मैपिंग टूल के थ्रू माइंड मैप करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेल यू कि मैं आप सभी लोगों को लॉजिकल रीजनिंग के अंदर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कॉन्ट्रेडिक्टरी क्या होता है, कॉन्ट्रेरी क्या होता है। जब मैं आपको वो रूल्स बताती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको रिलेटेड एग्जाम्पल्स दूँ सो दैट आप उससे कनेक्ट कर सको, या उससे रिलेटेड और जो फर्दर सिनोनिमली जो आपके कॉन्सेप्ट्स है वो भी आप लोग रिकॉल कर सको। अच्छा ऐसा इसमें होता था, ऐसा इसमें होता था। अभी आपने नेट का पैटर्न देखो ना, सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल वाले ऑर्डर क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सब कैसे कर सकते हो, व्हेन यू रिलेट वन कॉन्सेप्ट टू अनदर कॉन्सेप्ट। और एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कितने आप लोगों के कन्वर्जिंग कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, उन कन्वर्जिंग कॉन्सेप्ट से आप डाइवर्ज होकर कैसे एक सिंगल लिटरेचर पे पहुंच सकते हो। ये सब करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा अगर मैनुअली आप करोगे, बट आप 2025 में हो, आपके पास दुनिया के बहुत सारे फ्री टूल्स है जिनकी मदद से आप ये कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको रिसर्च रैबिट जो बताया है, आप यहाँ पर जा सकते हो और अपनी लिटरेचर मैपिंग टूल कर सकते हो, है ना। कोशिश करूँगी कि अगर टाइम मिला तो मैं इसके अंदर एडिट करके वो डाल दूंगी आप लोगों के लिए कि कैसे आप कर सकते हो। कोई भी एक टॉपिक लिखो, उससे रिलेटेड एक मैप आप लोगों के सामने आ जाएगा, उनसे रिलेटेड बहुत सारे आपके टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप जो है अपना रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आपका कोई भी एरिया ऑफ डोमेन मिल जाएगा आपको उस मैप से, आप उस पर जाके अपना लिटरेचर रिव्यू फाइंड आउट कर सकते हो।
इसके लिए भी देखो आपके पास में बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, जैसे कि गूगल स्कॉलर की है lens.org। आप वो टॉपिक सिर्फ वहाँ पे जाके लिख दो तो आपको उससे रिलेटेड सारा लिटरेचर रिव्यू मिल जाएगा। तो आपको जो भी समझ में आ रहा है, जैसे भी समझ आ रहा है, पैराफ्रेज करके आप अपना लिटरेचर रिव्यू बना सकते हो। या फिर आप लोगों का जो साई स्पेस है वहाँ पर आप जा सकते हो, साई इज फॉर साइंस, तो साई स्पेस पर आप जा सकते हो और वहाँ पर रह के भी आप अपना जो है पूरा कंप्लीट लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हो। इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आप अपना गैप कैसे फाइंड आउट किए हो, आप लिटरेचर रिव्यू कैसे किए हो। देखो अगर आप लिटरेचर रिव्यू तक पहुंच गए तो मेरे हिसाब से आगे का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। इनफैक्ट ये सारी चीजें जब आप करोगे तो आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत इजीली बन जाएगा। अब रिसर्च प्रपोजल कैसे बन जाएगा, आप सब जानते हो कि वहां पर आपकी हाइपोथेसिस यानी आपका जो रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एब्स्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिटरेचर से आपका एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, आपकी समरी बन जाएगी। इसके अलावा आप कौन कौन से टूल यूज कर रहे हो आप वो भी वहां पर मेंशन कर सकते हो। डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, यानी आपका कंप्लीट रिसर्च का जो प्रोसेस रहेगा उसमें आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, ये सब आपको देखने मिल जाएगा। आप सब वो लिख सकते हो, तो आपको एक बेस्ट आइडिया मिल जाएगा कि आप अपने प्रपोजल में क्या लिख रहे हो। सबसे बड़ा फर्क ये होता है देखो पेपर में और प्रपोजल में। प्रपोजल में आप सिंपली क्या करने वाले हो, आप एक प्रपोजल बना रहे हो टू प्रपोज योर आइडिया, कि मैं रिसर्च करना चाहता हूं आपके अंडर गाइडेंस, कोई भी गाइड को, कोई भी यूनिवर्सिटी के, मैं आपके लिए एक प्रपोजल लेके आया हूं कि मैं ऐसे ऐसे रिसर्च करना चाहता हूं, इस टॉपिक में करना चाहता हूं, मैंने इतने रिसर्च पेपर पढ़े हैं, मैंने ये जर्नल्स देखी है, मुझे इतना बेसिक आइडिया है रिसर्च के बारे में, और मैं एक कन्विंसिंग लेटर बनाना चाहता हूं कि आप प्लीज़ मुझे अपने अंडर काम करने का मौका दीजिए। वेरेज अगर आप पेपर पब्लिश करवाना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप अपना खुद का पेपर लिख सकते हो। आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जिस पे आप खुद जाकर अपना प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी फ्री है, हम सब लोग जानते हैं ना। तो बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आज आप अपना खुद का पेपर पब्लिश करवा सकते हो किसी भी जर्नल के अंदर। हाँ, कोशिश ये करिएगा कि यूजीसी केयर के अंदर जो जर्नल्स मेंशन है आप वहाँ पर जाइए। आपका इम्पैक्ट फैक्टर जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको एपीआई के अंदर मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी कर लेनी चाहिए, अभी से एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। ऐसा नहीं है कि पीएचडी के अंदर जाके अचानक से कोई आपको सद्बुद्धि आ जाएगी, सर पे गोला गोला बनेगा कि हम लोग पेपर लिखना शुरू कर देंगे। जी नहीं, अभी से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे, थोड़ा थोड़ा दिन में आपकी रीडिंग हैबिट्स जो है वो थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होगी। एकदम से बैठ के नहीं आती है रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। तो आप एक ही काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो मैं आप सभी लोगों को बता सकती हूँ कि अगर आप सभी लोगों का नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया है, या आप सभी लोग जो है क्वालिफाई करने वाले हो, एग्जाम देना चाहते हो, तो उस दौरान क्या करना चाहिए। तो देखो पहली चीज़ तो बहुत बढ़िया होती है कि आप तैयारी कर रहे हो, तो वो तो समझ में आता है। अब ऑब्वियसली बात है, आपका अगर रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। सो व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप जानते हो कि यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो रिटन एग्जाम इंपॉर्टेंट है और एक आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है जो पीआई राउंड होता है, और दोनों ही डिफिकल्ट होते हैं। अब देखो जब रिटन एग्जाम की मैं बात करूं तो आप सब लोग जानते हो कि जो आप लोगों का नेट का सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितना आपने नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ा उससे ज़्यादा और डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्जामिनेशन में जो है वो और ज़्यादा डिटेल लेवल में सवाल बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हो सकते हैं, जैसे 90% सिलेबस तो नेट का ही रहता है, 10% एडिशनल चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। जिस स्टेट के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो आपको उसके भी राजस्थान जीके पढ़नी पड़ेगी अगर आरपीएससी में जाना है, हरियाणा की थोड़ी जीके पढ़नी पड़ेगी एचपीएससी में जाना है, एमपी की पढ़नी पड़ेगी, केरला की मतलब जिस भी स्टेट में जाना चाहते हो उस स्टेट स्पेसिफिक जनरल नॉलेज आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप सभी लोग कर सकते हो। जहां बात आती है पीआई राउंड की, पर्सनल इंटरव्यू राउंड की, तो देखो व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरव्यूज़, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैं हमेशा से बोलते हो पिछले 5 सालों में मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस हमेशा शेयर किया है दैट मेरा फेवरेट काम होता था इंटरव्यू देना। इनिशियली बहुत बेइज्जती होती थी, समझ नहीं आता था क्या बोल रही हूँ, बहुत नर्वसनेस होती थी, बट धीरे 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 मतलब बेइज्जती सह के भी किसी भी में कब एक बार मैं कंप्यूटर साइंस में मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के इंटरव्यू में चली गई थी एक बार। तो मतलब ऑब्वियसली वो फ्री जॉब अलर्ट पे जा जाके ना, कहीं भी मुझे पता है कि मैं ये जॉब, मैं मार्केटिंग के लिए भी इंटरव्यू देके आई हूँ कई जगह, मैं बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी देके आई हूँ, मतलब ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ में जिसका मेरे से कोई लेना नहीं, मुझे पता है कि मैं वो जॉब कभी नहीं करूँगी, बट फिर भी मैंने वो इंटरव्यूज़ फेस किए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आपकी कैसी प्रैक्टिस होती है। रैदर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों की जो पर्सनालिटी है वो टीचिंग डोमेन के अंदर देखी जाएगी। और अब आप जानते हो कि जगदीश कुमार जी जो है वो डिजिटाइजेशन पर भी बड़ा फोकस कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये टाइम है अपनी पर्सनालिटी को एंगेजिंग बनाने का। आपके अंदर जितना रिटेंशन होगा उतना बेटर आप लोगों के चांसेस होंगे कि आप पीआई राउंड के अंदर सिलेक्ट हो जाओ।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी टीचिंग इंप्रूव करनी चाहिए, आपकी पेडागॉगी, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है आपका कम्युनिकेशन, वो आपको इंप्रूव करना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, लोगों से आप कैसे बात करते हो, अपने पॉइंट को कैसे आर्टिकुलेट करते हो, एग्जाम्पल्स कैसे देते हो, किस तरीके से आप लोगों का हैंड बॉडी मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन कैसा है, आई कॉन्टैक्ट कैसा है, मतलब छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें, ऑल एक्टिव एंड पैसिव थिंग्स क्यूमुलेटिवली पीआई राउंड में आपकी सक्सेसफुल होती है। सब्जेक्ट एरिया के अंदर आपकी नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस नॉलेज से ही आता है, तो वो तो 100% है ही है कि आपका सब्जेक्ट एरिया बहुत अच्छा होना चाहिए। बट मेरे को ऐसा लगता है कि कंप्यूटर साइंस बहुत सारे लोग पढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको एक टॉपिक दे दूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि आपको एल्गोरिथम्स पढ़ाना है। अब एल्गोरिथम्स हर कोई पढ़ा सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप रिलेटेबल एग्जाम्पल्स देते हो, या आपका जो पढ़ाने का तरीका होता है, जो आपकी पेडागॉगी होती है, उससे स्टूडेंट आपसे रिलेट करता है। एक एग्जाम्पल देखती हूँ, सोच के देखिएगा, हम 12 साल स्कूल पढ़े, 5 साल कॉलेज करे होंगे मिनिमम, किसी ने 4 साल की डिग्री करी होगी, तो 6 साल हो गया मास्टर्स तक। तो आपने ये जो पूरी की पूरी पढ़ाई करी है अपने 17 साल की, 18 साल की, उसमें आप नोटिस करना गिनती के 18 टीचर्स भी आपको याद नहीं होंगे, कुछ एक दो टीचर्स आपको याद होंगे, और वो टीचर्स आपको उनके सब्जेक्ट एरिया की नॉलेज की वजह से ही नहीं, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर उनके अंदर क्वालिटीज थी उसकी वजह से आपको याद होंगे। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर, जो कि आप लोगों को पता है कि एक अट्रैक्टिव टीचर आपको बनना है, एक लाइकेबल पर्सनालिटी आपको चाहिए, कॉलेज के अंदर जाओगे, क्लास में 100 बच्चे बैठे होंगे, और कॉलेज में तो आपको पता है ना, आप और हम भी कितना ही पढ़े हैं, कितना ही हमने अटेंशन दिया है टीचर को, बट अगर इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेसर जिसकी क्लास में बच्चे कूद कूद के आने की चाहते हैं, तो वो पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी चाहिए, उसका भी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, रिहर्सल आपको करना चाहिए। आप जानते हो कि जेआरएफ अड्डा पे भी हम लोग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ज़रूर जाके जेआरएफ अड्डा के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, हम आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि हाँ यार मैम हमको भी हेल्प चाहिए, इसके बारे में और वीडियोज़ बनाओ, इसके बारे में मैं बताऊँ, तो मैं हमेशा कोशिश करूँगी, बिकॉज आई जस्ट डोंट राइट इट ऑन द चैनल, दैट आई ऑलवेज से इट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, आई और जेआरएफ अड्डा इज विद यू बियॉन्ड यूजीसी नेट ऑल्सो, बिकॉज यूजीसी नेट निकाल के कोई हथौड़ा नहीं मार दोगे, उसके बाद का जो जीवन है वो असली स्ट्रगल है, क्योंकि यूजीसी नेट निकाल के जॉब पाना ये एक टास्क है, ये हर किसी के पास के बस की बात नहीं है, हर किसी के पास नहीं होती है ये चीज़, राइट। बहुत सारी चीज़ें ये बोल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके कि मैं ये कर सकती थी, इवन मैंने 3 सरकारी नौकरियां निकाली, छोड़ी भी, बहुत सारी चीज़ें थी, बट स्टिल मुझे पता है कि मैं आज अपना प्लेटफॉर्म रन करना चाहती हूँ। ये एंटरप्रेन्योरशिप या ये स्टार्टअप कल्चर क्यों मुझे अच्छा लगा, या क्या मैं इस पर काम कर रही हूँ, क्यों मैं इस पर काम करना चाहती हूँ, ये सब मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। इफ़ यू वांट कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर येस टाइप कर दीजिएगा। बट इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हमारे लिए इट्स लाइक अ लर्निंग प्रोसेस। बेस्ट चीज़ होती है अकेडमिक डिपार्टमेंट में एज एन प्रोफेशनली जब अकेडमिक्स ज्वाइन कर लेते हो, सो इट्स लाइक अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, है ना। तो वो प्रोसेस आपको अपनानी पड़ेगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन और आपका कम्युनिकेशन पर आप काम करो, है ना। डिजिटाइजेशन की बात हो रही है तो बहुत सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज है जिनके थ्रू आप लोगों को टीचिंग सीखनी चाहिए, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जैसे आजकल भतेरो वेबसाइट्स होती है जिस पर जाके आप ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, राइट। जेआरएफ अड्डा पे तो खुद पे मैं इंटर्नशिप प्रोग्राम ये चला रही हूँ, तो इस तरीके से भी आपको काम करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देखो मेरे को लगता है कि बहुत मीनिंगफुल टाइम है ये टाइम रिजल्ट का वेट करने वाला टाइम नहीं है, ये जो टाइम है ये टाइम है कि आप अपने आगे के बारे में सोचो, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ 11 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया, एग्जाम दिया होगा 9-10 लाख लोगों ने, उसमें से 1% बच्चा है जो जेआरएफ करेगा, 6% से भी कम बच्चा होगा जो नेट क्वालिफाई करेगा, उसमें से भी कुछ ही बच्चे होते हैं जो अपने ड्रीम को पा पाते हैं। वो सारे जो बच्चे हैं, हर कोई जिसने नेट क्वालिफाई किया, हर कोई जिसने जेआरएफ क्वालिफाई किया, ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेसर बन ही जाता है, वो इसी वजह से, क्योंकि इट्स नॉट अ टास्क कि एक टास्क कंप्लीट किया और काम हो गया, नहीं, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। आपको पता होना चाहिए आपको 2 साल 3 साल लग के काम करना पड़ेगा, पीएचडी में चले गए तो लग के 5 साल काम करना पड़ेगा, तब जाके आप उस पोजीशन पर पहुंचोगे जिस पर आप बोल सकते हो कि शायद हम सेटल हैं। वैसे मुझे सेटल और ये स्टेबल शब्द पसंद नहीं है, क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाते हो और आप एफर्ट्स मारना छोड़ देते हो, तो वही चीज़ आपको नहीं करनी है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ, मुझे पता है जितने बच्चे ये वीडियो देखेंगे उन सभी लोगों को बस मैं वो डाउट छोड़ के जाना चाहती हूँ उनके दिमाग में, कि सोचो क्या आप जीवन भर वो कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हो, क्योंकि कंफर्ट जोन जहाँ मिलता है वहाँ पर ये मान लेना कि आप जिसके लिए बने हो वो तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कंफर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है,
छुट्टी लेना अच्छी बात है, पर कंफर्ट जोन में चले जाना अच्छी बात नहीं है। सो ट्राई करिए, सोचिए, समझिए और अपने आगे के डिसीजंस लीजिए। ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव हो गया है दुनिया, स्किल बेस्ड ज़माना हो गया, डिग्री बेस्ड नहीं है। तो पीएचडी करके भी बैठ जाओगे तो भी ज़रूरी नहीं कि इंटरव्यू में आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा एपी बनने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अगर आपने ये सब वेबसाइट देखी, यूज़ करी और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। मैं अलग अलग इन वेबसाइट्स को कैसे यूज़ करना है उसका भी पूरा का पूरा एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आते हैं, ऑथेंटिक कंटेंट लेके आते हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि आपकी मदद हमेशा करते रहें। और बताइएगा कैसे हम आपकी और मदद कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। थैंक यू सो मच।